Innovate. Enable. नमस्कार, पहला कदम सीजन 3 के इस दिवाली स्पेशल खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और खास इसलिए है कि हम ये सोचें कि हर बार आप हमसे मांगते हैं एक टिप कि कोई एक शेयर बता दीजिए अनिल जी जो 10, 20, 25, 50 गुना हो जाए अगले कुछ सालों में और उसमें हम बड़ा पैसा बना लें। और इस दिवाली पे तो पैसा बनाने की किसकी इच्छा नहीं है। एक शेयर बताने में कोई हर्ज नहीं, बता भी देंगे, शायद चल भी जाए, पैसा भी बना लें, लेकिन वो तो एक ही बार होगा ना। अगर आपको लाइफ लॉन्ग कई सारे शेयरों में बड़ी वेल्थ कमानी है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको सीखना ये चाहिए कि किस तरह से हम वो शेयर चुने जो 10, 20, 25, 50 गुना हो सकते हैं। और इसे सिखाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दिवाली के इस खास कार्यक्रम में कुछ लक्ष्मी पुत्र शामिल हो रहे हैं। जी हमारे साथ है सुनील सिंघानिया साहब, रिलायंस कैपिटल के ग्लोबल हेड इक्विटीज़, और नवनीत मनोज साहब, एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ और डायरेक्टर। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ नीलेश शाह साहब भी जुड़ने वाले हैं, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। आइडिया कैसा लग रहा है ये वाला नवनीत जी, कि बजाय एक आध स्टॉक देने के लोगों को यही बता दिया जाए कि आपको सिखाई देते हैं आज कि ज़िंदगी भर आपको स्टॉक कैसे खरीदने? नहीं, वैसे तो म्यूचुअल फंड मैनेजर यही बोलेंगे कि फंड में ही लगाना चाहिए। वो तो बिल्कुल सही है। कई निवेशक हैं, या थोड़ा सा हम भी शेयर कर सकते हैं कि फंड में हम लोग कैसे देखते हैं कंपनियों को। राइट, तो वो हम चर्चा कर सकते हैं। तो शुरुआत सुनील जी, पहले बड़ी बातें बताइए। किसी एक स्टॉक को आप अपने फंड में जगह देते हैं, उससे पहले क्या 3, 4, 5 बड़ी बातें आप देखते हैं कि ये मेरी चेकलिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, क्या देखते हैं आप? देखो, एक तो बहुत क्लियरली मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि क्या लेना वो तो बहुत ज़रूरी है, क्या नहीं लेना वो सबसे बड़ी ज़रूरत है। करेक्ट। कि क्या चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो क्या चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? सिर्फ ईयरसे पे शेयर मत खरीदिए। सुनी बातों पर सिर्फ ये शेयर छोटा है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, इसके लिए खरीदना चाहिए, वो भी गलत है। कोई शेयर 1000 का है, इसके लिए नहीं खरीदना, वो गलत है। ये जो छोटे छोटे जो हैं, कोई शेयर बहुत गिर गया है, इसके लिए आपने खरीद लिया, वो गलत है। तो जैसे शेयर खरीदना के जो टिप्स टिक मार्क होते हैं, वैसे कौन से शेयर नहीं खरीदने चाहिए, डूज के बजाय डोंट्स, क्योंकि उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। करेक्ट। रही बात कौन से टाइप के शेयर खरीदने चाहिए, तो ऑब्वियसली 100 में से 100 किसी का भी राइट जाएगा नहीं। ये मानिए एक एम्बिशन रहता है, ये अटेम्प्ट रहती है कि 10 में से 7 शेयर, 6 शेयर, 8 शेयर हमारे ठीक ठाक चले जाएं और 2-3 में नुकसान नहीं हो, तो हमारा आउट परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो बहुत क्लियरली जो रेगुलर रहता है भाई, एक है सेक्टर में पोटेंशियल है कि नहीं। पोटेंशियल 2-3 साल का है कि 5-10 साल का है, उसके हिसाब से आप अपना एक व्यू बना सकते हो कि मैं ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूँ कि मैं ये इसको बाय एंड होल्ड के लिए ले रहा हूँ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इन एन इमर्जिंग कंट्री लाइक इंडिया, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड पैशन ऑफ मैनेजमेंट। दोनों बहुत जरूरी है। क्वालिटी इसके लिए जरूरी है कि अगर पोटेंशियल हो भी, बट अगर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो उतना वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। पैशन इसके लिए जरूरी है कि आप संतुष्टि मैनेजमेंट है। तो अब यार आपके सपोज अपॉर्चुनिटी 100 करने की है, बट आप 20 में ही संतुष्ट हो, भाई मैंने तो हासिल कर लिया। हाँ, तो उसमें भी थोड़ा सा है। तो आई थिंक क्वालिटी एज वेल एज पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूटिलिटी और यूसेज ऑफ कैपिटल, कि आप उसको कैसे आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। एक बहुत अच्छी बुक है आउटसाइडर्स करके, उसमें एक पूरा चैप्टर जो है उसी पे है कि कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल तो ठीक है, बट उसने जो अर्निंग करके वो कैपिटल का किया क्या, उसके ऊपर उसका जो वेल्थ क्रिएशन इज मोर डिपेंडेंट। कि आपने पैसा जमा कर करके बैलेंस शीट में रख दिया, आपकी आरओई गिरती गई, और वही कैपिटल को आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज किया डिविडेंड देने में, बायबैक देने में, या कोई दूसरी कंपनी एक्वायर करने में, उसमें आपका ज्यादा वेल्थ बनता है। तो ये जो 3-4 जो हैं, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, सेक्टर, मैनेजमेंट, क्वालिटी एंड पैशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, ये जो ब्रॉड लेवल पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नवनीत जी, वैसे ही जैसे कोई कंपनी आपके सामने आई, सबसे पहले क्या वो 2-3-4 चीजें आप देखते हैं कि भाई ये मुझे देखना है, और उसके बाद डिसाइड करना है कि अब मैं और आगे बढ़ूं, रिसर्च करूं, पैसा लगाऊं? ये डिसीजन लेने के पहले वो पहली 2-3 चीजें क्या देखते हैं? यही मोटा मोटी यही 2-3 चीजें होती है। सबसे जरूरी है बढ़िया बिजनेस, बढ़िया मैनेजमेंट, सही वैल्यूएशन।
अगर बढ़िया बिजनेस नहीं है, कितना भी अच्छा मैनेजमेंट है, अगर साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है या उस बिजनेस में अगर वो एक कंपेटिटिव एडवांटेज, जिसको वॉरेन बफेट की लैंग्वेज में बोलते हैं मोट, मतलब अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें बहुत सारा कंपटीशन आ गया, तो अगर आप कमोडिटाइज हो गया बिजनेस, आप ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते हैं, या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर एक बड़ा तालाब होगा तो ही एक मछली बड़ी बन सकती है, छोटा ही पॉन्ड होगा तो आप कितने बड़े बन सकते हैं। तो बिजनेस अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट सही, जैसा सुनील ने बोला कि मैनेजमेंट के अंदर पैशन हो, मैनेजमेंट ईमानदार हो, मैनेजमेंट को लगे कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं मेरे, उनके साथ भी वेल्थ शेयर करनी है। 2 या 3 डिसीजन जो मेन लेने होते हैं मैनेजमेंट को, पैसा कहाँ लगाना है, पैसे को कैसे फंड करना है, कितना डेट लेना है, कितना इक्विटी लेना है, और तीसरा जब पैसा बन गया उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना शेयर होल्डर्स को वापस देना है या बाईबैक करना है या वापस किसी दूसरे बिजनेस में लगाना है जहाँ ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। और सही वैल्यूएशन, जैसे होवर्ड मार्क्स बोलते हैं एवरीथिंग इज ट्रिपल ए एट ए प्राइस, और अदरवाइज अगर आपने बहुत ज़्यादा प्राइस दे दिया, कितना भी अच्छा बिजनेस है, अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन अगर आपने इतना प्राइस पे कर दिया कि अगले कई वर्षों में आप पैसा नहीं बना सकते, तो तीनों चीज़ें, लास्ट वाली जिसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि आप जो प्राइस दे रहे हैं उसमें आपको पैसा कितना बन सकता है, कोई भी चीज़ एक प्राइस पर ही अच्छी होती है। तो ये मोटा मोटी है, अब इंडिविजुअली अपन डिस्कस कर सकते हैं। मैं शुरुआत करूँ इंडिविजुअल पॉइंट्स पर, उससे पहले एक आध मुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताइए सुनील जी, कि कोई एक ऐसा स्टॉक, भले आप नाम बताएं ना बताएं उससे फर्क नहीं पड़ता, रिकमेंडेशन तो है नहीं, कि जिसमें आपने 10-15 साल पहले निवेश किया और वो कई गुना हो गया, कुछ सोचकर ये चीज़ मैंने जो सोची थी वो वैसी निकली, और उस समय आपने वो सोच कैसे, क्योंकि अब पॉइंट क्या है, पीछे देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अब आज यहाँ से 5-10 साल में कोई स्टॉक 10 गुना 15 गुना हो, वो कैसे देखा जाए, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप दें। तो हमने ना थोड़े साल पहले मे बी 2008-9 में फार्मा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा शुरू कर दिया था काम करना। हमने केमिकल सेक्टर को एक थोड़ा एनालाइज किया, और उसमें एग्रोकेमिकल कंपनी है, वो जो लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी इंडिया, उसमें हमने काफ़ी काम किया। उसमें हमने देखा कि लोगों को ये एप्रीहेंशन था कि बहुत एक्विजिशंस कर रही है, इसका कैपिटल एलोकेशन ठीक नहीं है, लेकिन जब हमने कंपनी से मिले, बहुत पैशन था कंपनी में, बहुत ग्रो करने का पैशन था। फिर हमने साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी देखा, तो इंडिया में तो थी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल लेड इकोनॉमी, और प्रैक्टिसेस वर नॉट दैट गुड, मानी लोग ठीक से एग्रोकेमिकल यूज़ नहीं करते थे, ठीक से दवाइयाँ यूज़ नहीं करते थे फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, तो दैट अपॉर्चुनिटी वॉज देयर। प्लस एक ग्लोबल मार्केट ओपन था इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया का जो मार्केट शेयर था ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत छोटा था। तो आई थिंक साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी था, कंपनी में पैशन था, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो लोगों को एप्रीहेंशन था कि बहुत एक्विजिशन करते हैं, इसके लिए कैपिटल एलोकेशन ठीक नहीं है। तो जब हमने इंटरेक्शन किया तो पता चला कि कंपनी की स्ट्रैटेजी थी कि ये हमको दुनिया के मार्केट में प्रेजेंस चाहिए, अच्छा। उसके लिए एक्विजिशन करना बहुत जरूरी था। अब हमारा एक्विजिशन पूरा हो गया है, अब यहाँ से हमारा सिर्फ वो एक्विजिशंस के फल आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद कंपनी ने कंसिस्टेंटली 18% के ऊपर आरओई डिक्लेयर किया है, रिपोर्ट किया है। आज वो कंपनी टॉप 10 एग्रोकेमिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी इंडिया में है, 2 बार बायबैक करके शेयर होल्डर को पैसा वापस किया है, और रिटर्न्स हैव बीन फैबुलस। तो आई थिंक ये सब चीज एक साथ में आ गई। हो सकता है कि साल 2 साल थोड़ा पेन देखना पड़ा, बिकॉज जब तक मार्केट ने उसको रियलाइज किया तब तक 1-2 साल निकल गए थे। बट अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए तो आपको मार्केट से 1-2 साल पहले ही लेना पड़ेगा, वैसे ही जो लार्जेस्ट, और फिर ये 1-2 साल पहले जब आप खरीदते हैं तो 1-2 साल बड़ा पेशेंस टेस्ट करता होगा स्टॉक, क्योंकि जब तक मार्केट को समझ में नहीं आएगा तब तक स्टॉक चलेगा नहीं। सर, पेशेंस के बिना रिटर्न नहीं आ सकता है, और पेशेंस होना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर शेयर बहुत जल्दी चल जाता है ना तो बिक जाता है। तो आज के तारीख में जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी है, हमने बहुत सस्ते में खरीद ली थी। टोटल मार्केट कैप तभी सिर्फ 400 करोड़ था जब भी हमने खरीदा था उसको, और उसमें बहुत जल्दी पैसा बन गया, तो बहुत जल्दी बिक गया। आज की तारीख में उसका मार्केट कैप है 80,000 करोड़। तो ज़्यादा जल्दी पैसा भी है ना, धीरे धीरे बने तो संभला हुआ रहता है। ठीक बात है। चलिए, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई सुनील जी ने अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस की, किस तरह से उन्होंने एक ऐसे स्टॉक को चुना जिस पर बाजार की नज़र नहीं थी। ऐसे कुछ बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारे एक्सपर्ट से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पहला कदम का सीजन 3, और आज दिवाली के इस खास शो में
हम आपको वो लक्ष्मी मंत्र बता रहे हैं जिससे आप सिर्फ आज कल परसों नहीं, सालों साल जबरदस्त बड़ी वेल्थ बना सकते हैं, और वो भी खुद के दम पर। जी हाँ, सही शेयर चुनकर। और इसे बताने के लिए हमारे साथ दो ऐसे फंड मैनेजर हैं जिन्हें लाखों करोड़ रुपए मैनेज करने का भी अनुभव है और कई दशकों का भी अनुभव है इन तमाम शेयरों को चुनने का। सुनील सिंघानिया साहब और नवनीत मुनोत साहब हमारे साथ हैं। नवनीत जी, जो सुनील जी बता रहे थे कि किस तरह से आपको साल 2 साल पहले ही पता करना होता है कि इस कंपनी में वो एक्शन होगा जो बाजार नहीं देख रहा है। आप अपना कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताएं ताकि उससे एक अंदाज़ा लगे लोगों को कि आपने कोई ऐसा स्टॉक 10, 15, 20, 25 गुना हुआ हो, वो किस तरह से चुना है। तो कई सारे होंगे ऐसे पिछले कई वर्षों में। 2008-9 के बाद तो ऐसी तेजी चली है जबरदस्त कुछ सेक्टर्स में, कुछ क्षेत्रों में। तो सबको पता है, जैसे जो पिछले कुछ सालों के, जैसे सुनील ने बताया कि एक 2 व्हीलर वाली कंपनी जहां पर जितना कैश था बैलेंस शीट में उससे कम मार्केट कैपिटलाइजेशन पर वो कंपनी मिल रही थी, और प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त चल गया अगले कई वर्षों तक, जहां पर सेल्स के लिए 6-6 महीने की वेटिंग पीरियड था, और किस तरह से कंपनी ने पैसा बनाया। इनरवेयर वाली कंपनी जहां पे इतना बड़ा मार्केट है, इंडिया में ग्रोइंग मार्केट है, बहुत थोड़े से लोग हैं जो ब्रांडेड इनरवेयर पहनते हैं, और उसमें से अगर एक कंपनी एक क्वालिटी प्रोडक्ट देती है, आप मैनेजमेंट को देखते हैं किस तरह से वो कंपनी को चलाते हैं, और कई वर्षों में बहुत अच्छे उन्होंने पैसे बनाए, और स्टॉक ने भी बहुत अच्छा किया। पर कई बार ऐसा होता है आपको इतना आगे सोचने की जरूरत नहीं है, जिसको बोलते हैं वो ऑब्वियस अमंग द हिडन अमंग द ऑब्वियस, की बजाय सीधे से ही दिख रहा है आपको। तो ऐसे एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पिछले 20 वर्षों में जिस तरह की उन्नति उन्होंने करी है, और सिंपल सी चीज़ रिटेल लैंडिंग, इंडिया में इतनी पोटेंशियल है, हाउस होल्ड लेवरेज इतना कम है, और सिर्फ अपना एक अच्छे एग्जीक्यूशन से पिछले 20 वर्षों में हर क्वार्टर के बाद हर एवरी क्वार्टर जिस तरह के रिजल्ट्स उन्होंने दिए हैं, कभी भी आपको लग रहा है बाजार खराब है, कोई दूसरे कारणों से विश्व में कुछ हो गया और स्टॉक सस्ता मिल रहा है, और उसके बाद अगले कई वर्षों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्टॉक ने पैसा बनाया है। बिल्कुल, ये तो चलिए एक बात हुई, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ और जो समझना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है कि अगर आप 10 शेयर चुनते तो एक आध कोई ख़राब भी आ जाता होगा सुनील जी, लेकिन वो ख़राब शेयर, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जो एक बड़ा डिफरेंस है आप जैसे फंड मैनेजर्स में और एक कॉमन इन्वेस्टर में। ख़राब शेयर आप भी चुनते हैं, कभी कभार वो भी चुनते हैं, आप निकल जाते हैं लॉस करके भी। कब आपको पता चलता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गया और मुझे निकल जाना है? ऐसा कोई एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताइए। नहीं, काफ़ी मिस्टेक किए हमने भी कोई भी एक्सपर्ट बनने के लिए ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, ट्यूशन फीस नुकसान के रूप में ही होती है। लेकिन क्या होता है ना, देखो, जब भी आप कोई भी कंपनी से मिलते हो और कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो एक उसके हाइपोथेसिस होती है कि मैं 3, 4, 5 चीज़ों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसमें इकोनॉमी ग्रोथ, सेक्टर का ग्रोथ, मैनेजमेंट, कैपिटल एलोकेशन, काफ़ी चीज़ उसमें मिलके एनालिसिस होती है। तो अभी जैसे 2008-9 में कैपिटल इतना अवेलेबल था कि कोई भी कंपनी का एक्सपांशन ऐसा लगा ही नहीं कि नहीं होगा पूरा, क्योंकि कैपिटल तो बहुत अवेलेबल है, जितने पैसे हैं। लेकिन 2008-9 के बाद में कैपिटल महंगा भी हो गया, फॉरेन एक्सचेंज में भी 50-60% ऊपर नीचे हो गया, और काफ़ी कंपनियों का जो पूरा बैलेंस शीट का ढांचा है ना, वो पूरा का पूरा एकदम ही पूरा चेंज ही हो गया। प्लस इंडियन इकोनॉमी में भी थोड़े रोड ब्लॉक्स आए, जो एक्सपेक्टेड था कि इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होगा वो नहीं हुआ, तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में हम गलत गए थे उस टाइम पे। और बट एक टाइम पे लग गया कि अभी इसका कुछ हो नहीं सकता है, तो इट इज़ बेटर टू सेल और दूसरा कुछ खरीद लो, तो ताकि आपका लॉस भी कवर हो जाए और हो सकता है कि उसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट भी कर लो। वैसे ही टाइम टू टाइम मिस्टेक करते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई, जैसे मैंने बोला, बिगेस्ट मिस्टेक इज सेलिंग अर्ली। कि कोई कंपनी आपने खरीदी है, राइट, आपका विनर है, आपने सिर्फ इसके लिए बेच दिया कि वो 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो आई थिंक वो मिस्टेक आपको ज्यादा पिंच होती है, बजाय कि आपने कोई एक गलत शेयर लेके, क्योंकि शेयर चुनने में तो आपको मेहनत बराबर ही करनी पड़ती है, और ये विनर आपने बेच दिया। हाँ। तो जैसे भले वो इनरवेयर कंपनी हो या वो 2 व्हीलर कंपनी हो या लार्जेस्ट NBFC, मुझे याद है एक शो में आपके साथ कर रहा था, तब आपने ये बोला था कि भाई सब लोग एक जोड़ी इनरवेयर रखते हैं, अगर फर्ज करें इसको 2 जोड़ी या 3 जोड़ी कर ले, तो याद है आपको? 65 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए आपको। हाँ, एग्जैक्टली। तो वही वाली बात है नवनीत जी, आप लोगों के साथ जितनी ऑन एयर बातचीत होती है मेरी, उतनी ऑफ एयर भी काफ़ी बार मुझे मौका मिलता है आप लोगों के साथ सत्संग करने का। कई बार मैंने आपको नोटिस किया है, आप कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। मसलन ये डिमोनेटाइजेशन के वक्त सब लोग डरे हुए थे, राइट, और आपका ये था कि
जो बड़ी कंपनियां और बहुत बड़ी हो जाएगी। ये थॉट प्रोसेस जो अलग सोचकर स्टॉक चुनने की है, इसके पीछे क्या वजह है और ये कैसे आती है? तो जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, अलग अलग चीज़ें होते हैं। अभी डीमोनेटाइजेशन में आप जब ज़मीन पर देखोगे तो लगेगा अरे बिजनेसेस स्लो हो गए, अरे ये दुकान, आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको लगेगा बड़ा स्लो डाउन आ रहा है, इतनी सारी करेंसी निकल गई, 3-6 महीना लग जाएगा। पर एक अपना और डिस्कशन हुआ था उस टाइम पे कि अगर इतना पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में आएगा, ब्याज की दरें नीचे गिर जाएगी तो और ज़्यादा पैसा शेयर बाजार में आएगा, तो बाजार गिरेगा कैसे? बाजार तो बढ़ना चाहिए उसकी वजह से। हो सकता है इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिले 2 क्वार्टर, पर जो पैसा आएगा उसकी वजह से बाजार ऊपर जाएगा। वैसे ही दूसरा है कि अगर डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इन सब की वजह से अगर जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो बिजनेसेस का मेन आधार यही है कि अपने को टैक्स नहीं देना है, उसकी वजह से वो कंपेटिटिव है, तो वो कंपेटिटिवनेस चले जाएगी। तो जो दूसरी कंपनियां हैं जो टैक्स पे करती हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनका व्यापार और बढ़ेगा दूसरे व्यापारियों के कंपैरिजन में, तो ऑटोमेटिकली वो शेयर ज़्यादा अच्छे करेंगे। और कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो फॉर्मल सेक्टर में कंपनी है उनका मार्केट शेयर खाली 5-10% ही है, 90% तो इनफॉर्मल सेक्टर में है, क्योंकि वो टैक्स नहीं देते हैं, चाहे वो लोकल सेल टैक्स नहीं देते हैं या एक्साइज नहीं देते थे या और इनकम टैक्स नहीं देते थे। बट अब जैसे जैसे टैक्स देना पड़ेगा तो इनकी कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी। तो शेयर चुनने में ये तो एक खास बात है, लेकिन एक और खास बात है, और वो खास बात है जो लोगों में कॉमन नहीं होता, कॉमन सेंस। आपके आसपास क्या चल रहा है और उसमें से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर किस तरह से शेयर चुने, इस पर करेंगे बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम सीजन 3 के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है और यह है दिवाली स्पेशल शो। और हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान, नवनीत मुनोत, सुनील सिंघानिया और नीलेश शाह साहब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नीलेश भाई, जो बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले कि ठीक है, शेयर खरीदना बेचना, हर रोज़ पोर्टफोलियो देखना वो अपनी जगह है, और लोग पूछते भी कि एक शेयर कैसे, कौन सा लें, कब बेचें। तो हमने आज सोचा कि चलिए क्यों ना यही समझा दिया जाए कि एक अच्छा शेयर खरीदने के पीछे क्या कुछ देखना चाहिए, जो आप इतने सालों से कर रहे हैं। नवनीत जी ने और सुनील जी ने अपनी अपनी राय दी। आपसे भी मैं ये समझना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं उससे पहले क्या 2-4 खास बातें आप देखते हैं? श्योर। सो सबसे पहले निवेशक में एकलव्य जैसी धगश होनी चाहिए। ओके। कि गुरु द्रोण नहीं सिखाए तो खुद पढ़ के, खुद सीख के वो माहिर बन गया। सो अगर आपको स्टॉक लेना है तो आइधर एक गुरु द्रोण रख लीजिए जो आपको शिक्षा देगा, या एकलव्य की तरह खुद सीख लीजिए। अब मेरी तरफ से मैं क्या देखता हूँ, आज आप गुरु द्रोण हैं। मैं उस लेवल पे तो अभी पहुँचा नहीं हूँ, बट जो मैं देखता हूँ कि एक अच्छी इंडस्ट्री हो, अच्छा मैनेजमेंट हो और अच्छी वैल्यूएशन हो। अच्छी इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी कंपनी जो मेरे पास से पैसे लेने की जगह मुझे डिविडेंड के रूप में पैसा देती जाए। ये एक थंब रूल है। अब बैंक है तो उसे पैसा लेने की ज़रूरत पड़ती है। कोई ऐसी भी कंपनी होती है जो पैसा अक्यूमुलेट करती है और डिविडेंड नहीं देती। तो ये वेरिएशन अलग अलग चीज़ है, बट एसेंशियली ऐसे धंधे में निवेश करें जहाँ पे वो पैसा ज़्यादा वापस देती है रादर देन आपसे पैसा लेती है। अच्छी मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट उसे कहते हैं जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को राइट पे नहीं लेके जाएगी, उसके राइट्स को वायोलेट नहीं करेगी। एक दूसरा थंब रूल यहाँ पे है कि जनरली 40 से नीचे की साल वाले लोगों में तजुर्बा कम होता है, 50 से ऊपर वाले की साल में हंगर कम होती है। तो आइडियली ऐसा मैनेजमेंट होइए जिसमें तजुर्बा हो और जिसमें ग्रोथ की हंगर हो, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है तो सोने पे सुहागा मिल जाए। तीसरी चीज़ है वैल्यूएशंस की, कि अच्छी इंडस्ट्री और अच्छा मैनेजमेंट अच्छे प्राइस पे लेना बहुत ज़रूरी है। नवनीत जी, मुझे याद है पिछले साल आपके साथ मैं एक बार बातचीत कर रहा था, आप 205-6 रुपये का भाव हुआ करता था टाटा स्टील, वो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास था। तब आप ऐसे बात करते करते आपने कहा कि बहुत सस्ता हो गया है, इस भाव में खोने को कुछ नहीं है। तो ये बहुत सस्ता हो गया वाली फीलिंग कब और कैसे आती है? कई ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपने साइकिल्स के थ्रू जाती हैं, हमेशा तेजी नहीं रहती, बट जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं स्टील के या
कोई भी कमोडिटी की, उस टाइम पे लोगों को लगता है साइकिल हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। जब डाउन टर्न आता है तब आपको लगता है कि अगले 5-10 साल कुछ नहीं होने वाला है। और ये हर एक काफी इंडस्ट्रीज हैं जो इस तरह के साइकिल्स के थ्रू जाती है, और कुछ ऐसे सिग्नल्स आपको अपने आप दिख जाते हैं आसपास में जब कोई बात करने वाला नहीं हो। आप भी चैनल पे देख सकते हो कोई बहुत अच्छा सेक्टर जिसने बरसों तक अच्छा किया हो और अभी उसका कोई नाम भी नहीं लेने वाला हो, तो कई बार ऐसे सिग्नल दिख जाते हैं। ऐसे सिग्नल्स सोचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन नीलेश भाई, एक जो हम थीम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि भाई शेयर खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा शायद उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं जितना हम सोचते हैं। कॉमन सेंस ये भी एक चीज़ है जो बड़ी काम आती है। क्या वाकई में कभी आपने कॉमन सेंस के बेसिस पे कुछ ऐसे शेयर ढूंढे, ऐसे खरीदे कि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया लेकिन इसने 10 गुना 20 गुना रिटर्न दे दी? सो डेफिनेटली, मतलब कई बार हमने देखा है कि जब अपने स्कूल जाते थे बचपन में तो माँ हमेशा घर में बनाया हुआ नाश्ता पैक करके देती थी। अब जब अपनी बेटियाँ स्कूल जाती है तो माँ को देखता हूँ कि वो क्या पैक करती है। ब्रेड बटर जाम होते हैं, क्रीम वाले बिस्किट्स होते हैं। तो धीरे धीरे करके पूरे भारत में एक ये शिफ्ट हो रही है कि लोग घर पे बनाए हुआ नाश्ता छोड़ के प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड को नाश्ते में दे रहे हैं। पहले हम विदेश जाते थे तो घर का बनाया हुआ नाश्ता लेके जाते थे, अब जो बाहर से बनाया हुआ लेके जाते। तो ये पैटर्न विजिबल है, ये कॉमन सेंसिकल चीज़ है। फिर ये ट्रेंड को ऊपर आपको सिर्फ ऐसी कंपनियां चुननी है जो इस ट्रेंड के ऊपर काम कर रही है। एंड जिन्होंने ये टाइप की कंपनी खरीदी है वो कोई 10 टाइम हुई है, कोई 20 टाइम हुई है, कोई 50 टाइम हुई है। सुनील जी, आप भी यही चीज़ कह रहे थे कि जब आपके घर में कोई ई कॉमर्स वाली कंपनियों के पैकेट्स आने लगे हैं, खरीदारी के पैटर्न आपके बदल जाए। क्योंकि हमारा तो ज़माने में वैसे था कि जब तक शर्ट पहने ना आए या जूता पहन कर ना देखें तब तक हम तो खरीद ही नहीं सकते। लेकिन मुझे तो दिखता नेक्स्ट जनरेशन जो मेरे बेटे हैं वो तो मतलब बोलते हैं कि जब तक आप जाकर आएंगे मॉल में तब तक तो हमारी तो सारी खरीदारी उसके वन टाइम हो जाती है। एक्चुअली मैं ये 20 साल से देख रहा हूँ और इसमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदे से ज़्यादा है ना, बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा लंबा है। मेरा बेटा 97 में पैदा हुआ था। मैं मलाड में रहता था, अब गोरेगांव में रहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। बट हमने उसकी डिलीवरी कराई ब्रिज कैंडी में, तो थोड़ा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल था, लेकिन बट ठीक है, वाइफ ने बोला नहीं ब्रिज कैंडी में करानी। ठीक बात। तो लड़का हुआ, उज्जवल पैदा हुआ। डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख के दिए कि इसको ये 3 इंजेक्शन हमें देने पड़ेंगे। तो जेब में तभी 100-200 रुपये हुआ करते थे। मैं गया मेडिकल शॉप में, बोला ये 3 इंजेक्शन दो, तो बोले 10,500 रुपये। मैं बोला 10,500 रुपये तो है ही नहीं, बस कर लाऊंगा लेने के लिए। अगले दिन गया, मैंने इंजेक्शन लिए। तभी हेपेटाइटिस बी का बहुत चलन हुआ करता था, उन्होंने काफ़ी फैला दिया था। तो मैं आके बाहर देखा, मैं बोले कौन सी कंपनी बनाती है, तो SKF थी। तभी SKF लिस्टेड थी, अभी वो ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन हेल्थ केयर हो गई। मैं बोला बस इतने बच्चे पैदा होते हैं, सबको 10,500 रुपये का इंजेक्शन देंगे। उसके मैंने 100 शायद 400 रुपये में खरीदे और 1 महीने में मैंने 800 में बेच दिए। तो मेरा पूरा जो खर्चा था ना वो पूरा So I think what Nilesh bhai also said, it's very true. India is behind the world. हमको पता है कि इंडिया 15-20 साल पीछे है, तो जो वहाँ हुआ वो यहाँ होना ही है। तो अगर वहाँ पैकेज फूड लोग खाते हैं तो यहाँ खाने वाले हैं। अगर वहाँ लोग मॉल में जाते हैं तो यहाँ जाने वाले हैं। और वहाँ अगर लोग ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि यहाँ पे भी वो पहनने ही वाले हैं। सो दीज आर ट्रेंड्स यू कैन इजीली कॉपी एंड देन यू सिलेक्ट व्हाट, जो हमने सबने कहा कि भाई मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, पैशनेट, वो फॉर्मूला तो कह रही है, बट आपको इंडिकेशन मिल जाए। मैं इसी पर मतलब कोई आप ऐसा एग्जांपल बताएं कि भाई मैंने खाली कॉमन सेंस के बेसिस पे ये शेयर या स्टॉक या ये कंपनी से आइडेंटिफाई। पर मैं उसका उल्टा बताता हूँ एक्चुअली। जैसे सुनील ने मैं स्टार्टिंग बोला था कि क्या नहीं खरीदना वो बहुत जरूरी है। कई बार ये फेड में ना या नया चल रहा है। सो मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप 2007 में जाइए 10 साल पहले, तो जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर, उस टाइम लग रहा था यार इंडिया में तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, अगले 10 साल भी शॉर्टेज ही। अगर आपने लिया लेकिन तो नुकसान हो गया। पावर जैसे लगता था इंडिया में तो 10 साल तक शॉर्टेज ही रहेगी, तो पावर तो एकदम ही ब्लाइंडर है उसमें, लेकिन गलती हो गई, पैसे नहीं बने। टेलीकॉम क्लासिक एग्जाम्पल है। उस समय इंडिया में 10 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर थे, आज 100 करोड़ हो गए, बट स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं है 10 साल के बाद। तो वो कंपेटिटिव
एडवांटेज जो है बिजनेस के अंदर, क्या वो बिजनेस में इतना कंपटीशन आ जाएगा, या जैसे टेलीकॉम में गवर्नमेंट के पैसे बन गए स्पेक्ट्रम सेल में, इक्विपमेंट सेलर के बन गए, कंज्यूमर के लिए सस्ता हो गया, पर कंपनी के लिए पैसा नहीं बना। तो ये बिजनेस में क्या कुछ मैनेजमेंट और बिजनेस का मॉडल ऐसा है कि वो एक कंपैरेटिव एडवांटेज ऐसा करेंगे कि जिससे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो अच्छा रहे, वो देखना एक बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इंटरेस्टिंग चल रही है बातचीत की, किस तरह से आप चुने अपने शेयर जो आपको लंबे समय में कई गुना दे सके रिटर्न। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पहला कदम सीजन 3 का ये खास एपिसोड जो है दिवाली स्पेशल, और हमारे साथ हैं बाजार के 3 जाने माने दिग्गज जो रखते हैं कई दशकों का अनुभव और कई लाख करोड़ रुपए संभालने का अनुभव भी। जी हाँ, सुनील सिंघानिया, नवनीत मुनोत और नीलेश शाह हमारे साथ हैं इस वक्त। और नीलेश भाई, स्टॉक सिलेक्शन में जो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है आप सब लोगों से बात करके, कि सबसे ज़्यादा अगर पहली चीज़ और पहली अहमियत वाली चीज़ कोई है तो वो है कि मैनेजमेंट, प्रमोटर्स, उस बिजनेस को चलाने वाले लोग, वो कैसे। ये सब अच्छा दिखता है, मतलब सब सूट बूट में और बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले, अच्छे प्रेजेंटेबल सारे लोग होते हैं, पता नहीं चलता इनमें से कौन कैसा निकलेगा। तो ये आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा जो बोल रहा है वो ठीक है, कौन से पे डाउट करना है? हर आदमी में वो परख तो रहती ही है। आज हर बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढा होगा, एंड 99% लोग ने सही लड़के ढूंढे हैं। जिस तरह से आप अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ लेते हैं, दामाद ढूंढने की दामाद ढूंढ लेते हैं, उसी तरह से आपको प्रमोटर ढूंढना है। प्रमोटर में 3 क्वालिटी होना जरूरी है, एक विजन, दूसरा एग्जीक्यूशन और तीसरी एथिक्स। विजन तो उसके बोलने से मालूम पड़ जाता है। नाउ एक चीज समझनी जरूरी है कि वो आदमी प्रमोटर इसीलिए बना है कि उसमें लोगों को इम्प्रेस करने की क्षमता है, नहीं तो वो मेरी तरह नौकरी करता है। दूसरी चीज एग्जीक्यूशन की, वो उसके ट्रैक रिकॉर्ड से मालूम पड़ता है। आप किसी को पहली बार मिले तो पहली मीटिंग में ही सारा कंफर्मेशन तो नहीं आता, आप उसको इवेल्युएट करेंगे, पहली मीटिंग में क्या बोला, दूसरी मीटिंग में क्या बोला, तीसरी मीटिंग में क्या बोला। अगर अचीव कर लिया तो तकदीर से किया, काम से किया। अगर नहीं अचीव किया तो कुछ मार्केट उसके खिलाफ हो गई या उसकी खुद की गलती थी। गलती की तो सुधारने की कोशिश कर रहा है या बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको उसकी एग्जीक्यूशन की क्षमता के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरी चीज़ है एथिक्स, एंड इसमें आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख सकते हैं या उसकी बिहेवियर देख सकते हैं। मतलब आज टाटा की एक ब्रांड है, एक रेप्यूटेशन है, उसकी नींव रखी गई जब टाटा स्टील को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई, तो प्रमोटर ने अपनी फैमिली की ज्वेलरी मॉर्गेज करके पैसा उठा के टाटा स्टील को बरकरार रखा। जब किसी प्रमोटर अपने पे कर्जा लेके अपनी कंपनी को बचा लेता है, पब्लिक कंपनी को बचा लेता है, तो फिर उसकी रेप्यूटेशन तो 100-200 साल वैसे ही चल जाएगी। हमेशा प्रमोटर में ये देखिए विजन क्या है, एग्जीक्यूशन कैसे करता है और एथिक्स कैसे है। ये इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन नवनीत जी, जो चीज़ हम प्रमोटर में देखने के बाद आते हैं वो है वैल्यूशन। ये कैसा पता चले कि ये सस्ता है या महंगा? क्योंकि कई बार जो स्टॉक 50-60 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है वो भी सस्ता लगता है, कई बार 5-6 के मल्टीपल वाले स्टॉक भी महंगे लगते हैं। तो ये पता कैसे लगाना है कि कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है? तो कुछ पार्ट तो साइंस है, लेकिन जैसा नीलेश भाई ने बोला कुछ पार्ट आर्ट है। वो कुछ साइंस तो ये है कि आप देख सकते हो कि ये अर्निंग्स हैं, ये कैश फ्लोज हैं, अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस क्या है, अगले कई वर्षों में जो कैश फ्लो आने वाला है उसको आप डिस्काउंट कर रहे हो एक पर्टिकुलर रेट पे और आज की वैल्यू निकाल रहे हो। अगर प्राइस कम है उस वैल्यू से तो स्टॉक अच्छा है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो स्टॉक अच्छा नहीं है। पर कई सारे वेरिएबल्स होते हैं। कई बार साथ सिंपली लोग, आप 1-2 कंपनियां ले, सपोज NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एक जो 40% ग्रो कर रही है और एक 15% ग्रो कर रही है। जो 40% ग्रो कर रही है और दोनों की सपोज रिटर्न ऑन इक्विटी सेम है, अगर आप वो 8 टाइम पे कर रहे हो बुक वैल्यू का,
तो भी वो सस्ती है वर्सेस दूसरी कंपनी अगर आप 2 ही टाइम ले रहे हो तो। खाली ये देख लिया कि 2 टाइम प्राइस टू बुक है या 8 टाइम प्राइस टू बुक है, बट हो सकता है उसके ग्रोथ रेट अलग हो, उनके अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स और जो रिस्क मैनेजमेंट है कि उसमें क्रेडिट कॉस्ट कभी साइकिल खराब आएगा तो भी कम आएगी। तो सिर्फ खाली एक वो रेशियो देख लेना काफ़ी नहीं है। मोटा मोटी लग जाता है कि ये महंगा है ये सस्ता है, पर कई दूसरे वेरिएबल होते हैं, उनको देखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए तो आसान है सुनील जी लगाना, कि वैल्यूएशन का भी हो, चाहे जो नीलेश भाई कह रहे हैं कि भाई विजन, एग्जीक्यूशन और ये सब देखा जाए। एक कॉमन इन्वेस्टर जो हमारे आम दर्शक जो शो देख रहे हैं, वो कैसे इनको फॉलो करें? बहुत टफ है क्वेश्चन ये। तो नीलेश भाई ने पहले कहा या तो द्रोणाचार्य को ढूंढे या तो खुद उस मकाम नहीं, तक ये समझिए ना, पहुंचे। आप द्रोणाचार्य में एकलव्य हूँ आज। नहीं, बट आपने जो पहला कदम ये शुरू किया है शो, आई थिंक उससे काफ़ी अच्छा एजुकेशन एक फैल रहा है। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मानिए ऐसा एक महीना आपने कुछ फॉलो किया, कोई 5-10 बुक पढ़ ली, उससे होने नहीं वाला है। और थोड़ा ट्यूशन फी देना पड़ेगा, थोड़ा नुकसान करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बट आई थिंक एक क्लियर है, सी वी आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हियर, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। नहीं, फॉर्चुनेटली नंबर्स से एक बहुत पता चल जाता है। तो अगर आप बैलेंस शीट पे थोड़ा सा फोकस करो ना, तो आपको पता नहीं शेयर अच्छे मिलेंगे कि नहीं, लेकिन खराब शेयर से आप बच जाओगे, उतना एक एश्योरेंस है। ये आप पॉइंट वाकई में जो दूसरी बार आपने स्ट्रेस दिया, जो आप भी बता रहे थे, क्या नहीं खरीदना है। मुझे सबसे बड़ा मंत्र इस दिवाली पे ये मिल रहा है कि क्या चीज़। हाँ नीलेश भाई, आप कुछ कह रहे थे। So, अगर आपको एक अच्छा निवेशक बनना है जी, तो एक बच्चे की निर्दोषता लेके आइए, इनोसेंस। बहुत साल पहले एक बहुत बड़े CIO होते थे अमेरिका में, उनके फंड मैनेजर्स में थोड़ा गुरूर आ गया, तो उनको किंडरगार्टन के स्कूल में लेके गए। ओके। बोला बच्चे लोग स्टॉक पिकअप करेंगे और आप लोग स्टॉक पिकअप करेंगे, और 1 साल के बाद देखेंगे किसका पोर्टफोलियो अच्छा करता है। तो उनकी जो फंड मैनेजमेंट की टीम थी, उन्होंने बोला कि यार कंपटीशन तो कोई ढंग का लेके आओ, ये किंडरगार्टन के बच्चे हमारे सामने। बोलते 1 साल के बाद देखते हैं। सो उसके बाद मतलब जब रिजल्ट आया तो ये किंडरगार्टन के बच्चों ने ये सारे फंड मैनेजर्स को बड़ी बेरहमी से हरा दिया। क्या बात कर, बड़ी बेरहमी से। अच्छा। तो सारा गुरूर चूर हो गया, और फिर जमीन पे आए और उस लेजेंडरी CIO को पूछा कि हमने क्या गलती की। इसे इसकी आप लोग एक्सेल शीट को देखते रहे, आप लोग फ्यूचर कैलकुलेशंस को देखते रहे, आप लोग के पास ज्ञान का इतना ज़्यादा घमंड था कि आप निर्दोषता से चीज़ों को नहीं देख पाए। बच्चे लोग सिंपल थे, जो चीज़ खाते थे, जो चीज़ पहनते थे, उसी कंपनी ले ली और उसी कंपनी ने रिटर्न दे दिया। तो एक निर्दोषता रखिए, आपके आसपास क्या हो रहा है उसको समझने की। दैट इज़ वन वे टू स्टॉक पिकअप। दूसरा मतलब एक बंदर की नटखटनेस चाहिए, चंचलता चाहिए। हाँ। ये दुबई में एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में हुआ था। हाँ। उन्होंने मतलब कुछ फंड मैनेजर्स के पोर्टफोलियो लिए और फिर एक बंदर को डार्ट बोर्ड दे दिया और स्टॉक मार्केट का जो पेज होता है वो रख दिया। बंदर ने जैसे डार्ट फेंके और वो पोर्टफोलियो बना, वो बंदर के पोर्टफोलियो ने फंड मैनेजर्स को आउट परफॉर्म कर दिया। सो एक है कि आपके पास निर्दोषता है, इनोसेंस है, बट ऑब्जर्वेशन पावर है, उससे एक पोर्टफोलियो बनता है। और कई बार ऐसा होता है आपका लक है, तकदीर है, डार्ट भी फेंको तो भी पोर्टफोलियो बन जाता है और वो आउट परफॉर्म कर देता है। मेरे हिसाब से मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, आइधर गुरु द्रोण से शिक्षा ले या खुद एकलव्य बने। नहीं, आज तो हमारा पर्पज़ ये है कि सबको एकलव्य बनाया जाए ताकि खुद सीखे। बेसिकली ये वो वैसा ही है कि कई बार हम कहते हैं ना कि आप भूखे को खाना खिलाएंगे तो कितना, 1 टाइम 2 टाइम खिला देंगे, हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने भर खिलाएंगे, लेकिन आप उसको काम करने लायक स्किल कर दें और वो खुद अपने पैर पर खड़ा होकर ज़िंदगी भर कमाए, तो उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। इसीलिए आज हमने आप 3 गुरुओं को चुना है कि पहला कदम में हमारे दर्शकों को आप ये सब सिखाएं। जाने से पहले एक छोटी बात, कोई भी एक मंत्र निवेशकों के लिए, वो आप तीनों से मैं जानना चाहता हूँ। शुरुआत करें नवनीत जी, कोई ऐसी बात कहें जो कि स्टॉक पिकिंग में बस गांठ मान ले इसे। नहीं, कई बार पेशेंस बहुत ज़रूरी है, लंबे समय के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है कि शेयर बाज़ार ऐसी जगह है जहाँ छोटे से समय में बहुत पैसा बनाया जा सकता है, डबल किया जा सकता है साल 2 साल में। ऐसा नहीं होता है।
जितने भी बड़े निवेशक जिन्होंने लंबे समय में पैसा बनाया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है कि अगर आप धीरे धीरे अगर आप 18-20% पे कंपाउंड कर लेते हैं तो 100 गुना पैसा हो जाता है 20-25 साल में। पर हम हमेशा ये देखते हैं कि डबल कैसे करें 2 साल में। अगर उसकी जगह अगर दूसरा व्यू लिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंटरेस्टिंग। सुनील जी? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि कोरिया में ऐसा होगा तो क्या होगा, चाइना में ऐसा होगा क्या होगा, ट्रंप ने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, तो आप कभी ज़िंदगी में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आप खाली एनालिसिस कर पाओगे। ठीक बात। दूसरा, 20 रुपये के नीचे की कोई भी स्टॉक खरीदो मत। वाह, ये हुई बात ना। ये जोरदार चीज़ की याद है। बताएं। स्टॉक मार्केट में आप जब भी निवेश करें, तेंदुलकर को देख कर निवेश करें। तेंदुलकर, भगवान ने उससे क्षमता दी थी क्रिकेट खेलने की, प्लस उनमें कमिटमेंट था, पैशन था, हार्डवर्क था। ये सारी चीज़ों के मिसाल के बाद उन्होंने हर बॉल पे चौके छक्के नहीं मारे। करेक्ट। तेंदुलकर को देखिए, अपने आप को देखिए, ना भगवान ने हमें उतनी तकदीर दी है, ना उतनी क्षमता दी है, ना उतनी कमिटमेंट है, ना उतनी पैशन है, ना उतनी कैपेबिलिटीज़ है। और फिर मैं अगर स्टॉक मार्केट में सोचूं कि मैं हर बॉल पे चौका छक्का मारूंगा तो वो कैसे होगा। सो तेंदुलकर को देखिए और फिर स्टॉक मार्केट में निवेश। बिल्कुल। तो आज आपको 3 बेहतरीन कोच मिले हैं, 3 गुरु मिले हैं और उन्होंने दिए हैं आपको जबरदस्त गुरु मंत्र। वो कोचिंग जो आपको बना सकती है शेयर बाजार का सचिन तेंदुलकर। अब कमी रहेगी तो आपके अभ्यास में। इन्होंने तो कोचिंग एकदम परफेक्ट दी। बार बार देखें, जब लगे कि मैं कुछ आगे पीछे हो रहा हूँ, इस एपिसोड को रिकॉर्ड करके रख लें, पीछे से रिवाइंड करें, फिर से देखें। पहला कदम की वेबसाइट पर जाएं, हर जगह ये अवेलेबल होगा। लेकिन इससे बढ़िया स्टॉक पिकिंग के लिए कोई आपको गुरु मंत्र मिल सकता है, मुझे नहीं लगता। तो इस दिवाली पर जो लक्ष्मी मंत्र आपको हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने बताया, इसे गांठ बांधकर याद रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी, सुनील जी, नीलेश भाई, आप सबका, CNBC आवाज़ के दर्शकों को ये अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए। पहला कदम के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और एक बार फिर से आप तीनों को भी और हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं इस दिवाली पर ये जो मंत्र आपको मिले, जो अगली दिवाली नहीं, आने वाले कई दशकों तक आपकी दिवाली को रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।